राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा क्लेम करती है कि जमहूरियत का क्लेम करती है वो, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। आपकी पार्टी में मैं अगर गिनवाऊँ तो इतने सीनियर लीडर हैं, रज़ा रब्बानी हो गए, लतीफ़ कोसा हो गए, एतजाज़ एहसन हो गए और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब पार्टी चेयरमैन बनते हैं तो वो बिलावल ज़रदारी बनते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपसे इस हद तक तो इत्तेफाक करूंगा कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारी पार्टी में नहीं होता जो होना चाहिए, लेकिन उसकी एक शक्ल है जो हमारी पार्टी में है कि हमारी पार्टी में इलेक्शन बाकायदगी से होता है। हमारे ये तमाम नाम जो आप अभी तकरीबन 3 साल पहले दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा जो नाम आपने गिनवाए इन सब ने मुतफ़िका तौर पे किसी ने नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दाखिल किए और बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने चेयरमैन नामज़द किया। तो ये जमहूरियत का एक तरीका है, ये नहीं है कि हमारे उसमें राय नहीं ली जाती, उनको पाबंदी है। इसी तरह हमारे जैसे मैंने आपने कहा कि पिछले 5 साल पहले बिलावल साहब ने पूरे मुल्क से इंटरव्यूज़ कॉल किए, वर्कर के किसी को जनरल सेक्रेटरी के उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंटशिप के लिए, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, 3 ओहदों के लिए उन्होंने हर लेवल पे, डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सूबे के लेवल तक, तो वो बाय इंटरव्यू उन्होंने इंटरव्यू ऐसे होना तो ये चाहिए था कि आप तकरीबन 2-3 दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू ले रहे होते, वो आपका इंटरव्यू ना ले रहे होते। ये पार्टी में तो किसी को इसमें पाबंदी नहीं है कि कोई इलेक्शन नहीं कर सकते। इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मेरी बात आप समझ लीजिए कि इनएक्सपीरियंस बंदा आपका जो है वो पार्टी चेयरमैन है, तो इसको आप किस तरह से जो है वो आप उसको इसका दिफा करेंगे? आते कैसे? पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी के मेंबर होते हैं। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं जो है चेयरमैन बन जाऊँगा? चेयरमैन तो आप नहीं बन सकते, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अगर पार्टी के चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन होते हैं तो आप बाकायदा अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। रोक सकते हैं ना सर, रोक सकते हैं। वहाँ पे जो है वो जरदारी साहब के बेटे होते हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की बेटी होती है। मुझे आप कोई एग्जांपल दे दें किसको रोका, आपके नॉलेज में होगा। नहीं, आपको रोका है? नहीं, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं की। तो आपको यकीन ही नहीं है कि मैं बनूंगा? नहीं, क्यों नहीं? आपको अगर आपको यकीन होता तो आप क्यों ना जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते? मैं अभी तक मैं खुद को उस ओहदे के लिए अभी अहल नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के साथ ज़्यादती करूँगा कि मैं चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेशन पेपर सबमिट करूँ। बिलावल आपसे बेहतर है? कर सकता। बिलावल तो बहुत, उसकी परवरिश किसने की है, उसकी वालदा कौन थी, उसकी तरबियत किसने की है, वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे बिलावल तक तो भी हमें 20 साल मज़ीद लगेंगे। हाँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जब 1967 में पीपल्स पार्टी बनी तो आप लोगों का मंशूर था कि रोटी, कपड़ा और मकान। उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ग्रास रूट लेवल पे उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लेकिन अफसोस की बात यह कि आज तक आपका मंशूर जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान पे स्टिक हुआ है। तो क्या आप जो है वो अपने उस प्लान पे, अपने उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट आज तक नहीं करवा सके? सिंध में आपकी हुकूमत है, कितने सालों से हुकूमत है आपकी, तो अभी तक उस मंशूर में कोई एडिशन क्यों नहीं हो सकी? जहाँ तक आप की बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इस पे पार्टी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकी इस मंशूर पे। आपके इस मुल्क में गरीब का हक़ नहीं था कि वो पासपोर्ट बनाता। आपके इस मुल्क में गरीब का हक़ नहीं था, उसको वोट नहीं था। आपके इस मुल्क में गरीब की शनाख्त नहीं होती थी। हम जाते थे और पटवारी लिखता था कि जी लियाकत शबाब वल्द फ़लाना को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये नौशहरा का परमानेंट रहायशी, ये हमारी शनाख्त पटवारी डाला करता था। ये शहीद बाबा था जिसने नारा लगाया रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसने अमली फिर जामा पे लाया। उसने यहाँ पे तमाम 1974 में तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस तलब की। वहाँ पे उसने इस्लामिक ब्लॉक बनाया, जो उनकी फांसी में एक मेन किरदार ये भी था, इस इशू का भी था।
और वहाँ पे उन्होंने इस्लामी मुल्कों से कहा कि आप के पास दुनिया का सबसे बड़ा असला है और वो है ऑयल। आप इस असले को यूज़ करें और आपका मुल्क बहुत पीछे है, आपके मुल्क जो हैं। मेरी कौम जो है वो जफाकश है, मेहनतकश है, ये आएंगे आपके मुल्क को बिल्डअप करेंगे। तो उनसे उन्होंने एग्रीमेंट किए और एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम जैसे गरीबों को पासपोर्ट अलाट किया, उसने इशू हुए। फिर हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे चचा, हमारे बेटे सब मिडल ईस्ट शुरू हो गए और यूरोप जाना शुरू हो गए। मेरे अपने 3 भाई, 2 अमेरिका में थे और एक जापान में था, सीमैन थे। इसी पासपोर्ट, इसी पॉलिसी के तहत गए थे और वहाँ से फिर रेमिटेंस आना मुल्क को शुरू हुए और उसी रेमिटेंस की वजह से यहाँ पे जिसका गरीब का कच्चा घर होता था उसने एक पक्का कमरा बना लिया। यहाँ पे हम गरीबों के बदन पे मलेशिया और लट्ठे के कपड़े होते थे, फिर हमने टेट्रोन और टेट्रक्स के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर हमारे घर भी जब ये पैसे आने लगे बाहर तो हमने भी दाल की बजाय मुर्गी खाना शुरू कर दी। तो फिर वो ये रोटी, कपड़े और मकान का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा, सिंध में हम देखते हैं कि आज अगर हम फैक्ट्स को देखें तो 3rd इन हेल्थ, 3rd इन एजुकेशन। कितने सालों से आपकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन आज तक जो है वो आप उसको फर्स्ट पे नहीं ला सके, हेल्थ में फर्स्ट पे नहीं ला सके, एजुकेशन में। अंदरूनी सिंध अगर हम हालात देखें तो मैं समझता हूँ कि बद से बदतर हैं। देखिए जी, बद से बदतर जब हालात होते हैं तो कोई उस पार्टी को वोट देता है। ये पीपल्स पार्टी जो है उसकी वहाँ पे सुबह सिंध में जो है वो फौज है। अच्छा, तो फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हमारी सिंध की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हेल्थ के लिए जो काम किया पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ, कोई बता। फिर 3rd पे कैसे है? वहाँ पे जो इदारे अभी बन रहे हैं और जो बन गए और जो मज़ीद बना रहे हैं, मुझे उसकी एक मिसाल कहीं पंजाब गवर्नमेंट में बता दें, कहीं यहाँ पे 9 साल ये रहा है पीटीआई का जो लीडर है, जिसे आप लीडर कह रहे हैं, ये बताएं यहाँ पे उसने कोई एक इदारे। तो सारे लीडर एहतराम के, सारे लीडर मेरे लिए बात कर रहा हूँ ना। तो बात ये है कि कोई एक मिसाल दे दें। वहाँ पे जाएँ सिंध में गम्बट में, वहाँ पे ये वो नहीं है कि सिर्फ सिंधी वहाँ पे फ्री इलाज करेगा। वहाँ शनाख्ती कार्ड जिसका है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का है, चाहे वो KPK से ताल्लुक़ रखता है, बलूचिस्तान से रखता है, पंजाब से रखता है, वो जाए वहाँ पे फ्री इलाज होगा। और किसका इलाज होगा? हार्ट का फ्री इलाज होगा। अब लीवर प्लांटेशन का जो है वो इलाज फ्री हो रहा है। किसी सूबे में हमें बता दें वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी काम कर रही है। तो फिर फैक्ट्स तो उसके खिलाफ है सर। फैक्ट्स तो नहीं, आप ऑन ग्राउंड, मैं आपके साथ, मेरे साथ चले जाए, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, और आप यहाँ पे पूछ लें, यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं वहाँ फ्री इलाज के लिए। मेरी अम्मी की पिछले हफ्ते जो है उनका ऑपरेशन हुआ है, सेहत कार्ड पे हुआ है। मैं तो उनको प्रेस करूँगा। सेहत कार्ड जो है वो तो आपके पैसे हैं। तो ये तो सारे अवाम के पैसे होते हैं। सिंध हुकूमत में जरदारी साहब अपने पैसे लगा रहे हैं, वो भी अवाम के पैसे। वहाँ फ्री इलाज दे रहे हैं अवाम के पैसों से। अवाम के पैसों से नहीं दे रहे, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे वो अपने सोर्स से उस मैकेनिज्म के ज़रिए इकट्ठे करते हैं। और वो बेसिकली जब आप जाते हैं, इदारे जो चलते हैं, अब डीप इनसाइड जाएं तो पैसे का सोर्स कौन है? टैक्स पेयर्स ही हैं। टैक्स पेयर है, लेकिन टैक्स पेयर उस वक्त भी आपसे फिर मुतमईन होता है जब वो देखते हैं कि मेरा पैसा ठीक लग रहा है, मेरा पैसा मुझ पर लग रहा है, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो खुशी से टैक्स देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि जी शौकत खानम, तो लोगों ने तो धड़ाधड़ चंदे दिए, अरबों रुपए दिए। शौकत खानम में आप मुझे बताएं कितनी परसेंटेज है फ्री ट्रीटमेंट की? वहाँ से तो यहाँ पे लोग रोते हुए आते हैं। हमारे एक रिलेटिव है, आज से तकरीबन 6 साल पहले उनकी वहाँ पे इलाज हुई थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज मुझे बताएं। मैं तो हमारी फैमिली एक बंदी की हुई है और मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एक बंदे की हुई है ना। तो इस तरह से तो मैं आपको 20 लोग यहाँ के बता दूंगा जिनके वहाँ पे सिंध जाके फ्री इलाज हुआ है।
देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती ये है कि ये अवाम की भलाई के लिए आवाज़ उठाती है, मुल्क के इस्तेकाम के लिए आवाज़ उठाती है, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए आवाज़ उठाती है। यही इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को आगे नहीं जाने दिया जाता, पीपल्स पार्टी को क्रश किया जाता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को मार दिया जाता है और पीपल्स पार्टी में हिस्से बखरे किए जाते हैं कि कभी पेट्रियाट बन जाते हैं, कभी कौसर नियाज़ी अपनी पार्टी बना लेता है, कभी मुस्तफ़ा जतोई अपनी पार्टी बना लेता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने आज दिन तक पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं है। उसकी देखें जी, पीटीआई तो उनका बच्चा है, अब वो बाप जाने और बेटा जाने, अब उसकी लड़ाई में हमारा क्या काम है? वो तो बाप, और अब किसी का बेटा वो है नाफरमान है और बाप उसको मारते मारते घर से बाहर भी निकल के मारते, तो हमारा क्या काम है? बाप बेटे का काम है, वो जाने आपस में। अच्छा, लास्ट जो सवाल है, मेरा कहने का मकसद ये था उस आपके क्वेश्चन का कि पीपल्स पार्टी को आगे नहीं छोड़ा जाता। जहाँ तक आपने कहा कि 2013 के बाद मुझे आप बताएं कि 2013 का इलेक्शन कैसे था और किसने किया, 2018 का इलेक्शन कैसे था और किसने किया, ये बक्से यहाँ पे कैसे भरे गए, फौज का क्या किरदार था इस पर, हमारे वोटों पे डाका डाल के उनके बक्से भरे गए। तो आप ये पीटीआई की जीत समझते हैं और इसे पीपल्स पार्टी की शिकस्त समझते हैं? पीपल्स पार्टी की शिकस्त नहीं, पीपल्स पार्टी को स्टेब्लिशमेंट मारती है। ये जिन इलेक्शंस के आप हवाले दे रहे हैं, यहाँ पे जो कदावर शख्सियात हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, अफसन यार ख़ान हैं, आफ्ताब शेरपाव ख़ान हैं, नवाबज़ादा ख़ान होती साहब हैं, अरबाब अलमगीर साहब हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जो नाअहल थे और इनसे किन को जितवाया इस्टेब्लिशमेंट ने? इस क़यादत को, पूरी क़यादत को असम्बली से बाहर रखने के लिए यह साजिश की गई और इमरान खान के लिए रास्ते साफ़ किए गए। वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लोगों ने इलेक्शन नहीं हारा और ना पीटीआई जीती है, वो बूट थे। सही है सर। लास्ट सवाल जो है वो ज़रा लाइटर नोट पे है कि सियासत से अलावा जो हमने देखा कि आपका शायरी में बड़ा इंटरेस्ट है और आपने इंटरेस्टिंगली अपना एक किताब भी लिखा है इस कड़े मकाम के नाम से। तो हमारे नाजरीन के लिए लास्ट में अगर कोई शेयर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये तो आपने वो दुखती रगों को छेड़ दिया है। ये सियासत ने हमारे ज़ौक़ पे भी असर किया और शायरी से भी काट के रख दिया था, बच्चों से भी हम कट गए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मेरी रूटीन होती है कि मैं जब घर आता था तो लेट टाइम आता था, सारा दिन फील्ड में होता था, पार्टी के काम करता था। तो एक दिन वो रूटीन ये होती थी कि उस दौरान अगर कोई आता था, आप मेरे घर आते थे, मैं नहीं होता था, आप लेटर रख देते थे। तो जो लेटर पर्चियाँ होती थी वो मेरी वाइफ जो है मेरे बेड की साइड रूम पे रख देती थी। तो रात को जिस टाइम भी आता था मैं पढ़ के तो उनसे जो राब्ते करने होते थे कर लेते थे। तो एक दिन जब मैं आया तो एक लेटर पढ़ा था, तो उस पर लिखा हुआ है कि डियर अबू। मैंने कहा यार ये बाप किसका बन गया मैं? तो उसमें 2 जुमले लिखे हुए थे कि अबू आप जिस टाइम मैं कॉलेज जाती हूँ तो आप सोए होते हैं और जिस टाइम आप घर पे आते हैं उस टाइम मैं सोई होती हूँ। मेरी बड़ी बेटी थी, आजकल लंदन में थी, तो पढ़ रही थी उस वक्त यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज में, 4th ईयर के स्टूडेंट थे। तो उसने लिखा कि अबू 2 महीने से मेरा आपसे रब्ता नहीं हो रहा है, तो काइंडली मुझे ये बुक्स चाहिए, ये ज़रा अरेंज कर दें। तो मुझे बहुत शॉक हुआ। लोग कहते हैं पॉलिटिशियन मज़े कर दें, हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकते। तो ये बदकिस्मती है हमारी। और जहाँ तक शेर व शायरी की है, शेर व शायरी मैंने की है, कड़े मकाम की किताब भी है मेरी, और सियासी नज़में भी उसमें लिखी हैं। हरीपुर जेल में मैंने बहुत कलाम लिखा और वहाँ पे मैं तकरीबन 11 महीने एक टाइम पे रहा था, ज़ियाउल-हक के टाइम पे। तो वहाँ पे काफ़ी मैंने सियासी शायरी की थी। लेकिन आपने वो हुक्म किया है तो 1-2 शेर जो हैं वो मैं आपको पेश कर। बदकिस्मत ये है कि वो काफ़ी टाइम से कट हैं तो वो याद भी नहीं रहते। नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा। चले सही है। बहुत शुक्रिया अली शवाब साहब।
उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।